कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे? कुछ पढ़ा क्या? घर जाके या तो मुझे बताएं। अरे घर जाके पढ़ा कल वाला वापस? याद हुआ कुछ? अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? बैटसन ने। पिताजी कौन है? विलियम बैटसन, है ना? मेंडल। हाँ चलो सावधान तो हो कम से कम। अच्छा, मेंडल का गांव कौन सा था? सिलेसिया। जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822। मेंडल ने मटर के अलावा किस पादप पर प्रयोग किए? हिरेसियम। याद रह जाएगा। मेंडल के नियमों का पुनः प्रकाशन कब हुआ? 1900 में। कौन सी पत्रिका में हुआ? फ्लोरा में। किसने किया? पॉल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रिच और हो गए पूरे। गजब। बढ़े आगे कल से मेंडल के प्रयोग, एकल संकरण प्रयोग की बात करते हैं। देखो इधर आराम से बोर्ड पे देखना। किसकी बात करते हैं? एकल संकरण प्रयोग। याद आया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन से क्रॉस की बात करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसने दिया था मित्रों? मेंडल ने। कितने जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया? एक लक्षण। एक जोड़ी कारकों की लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, इसलिए बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल लिखाया था इसमें कुछ मैंने? एक जोड़ी नहीं लिखा है क्या? ये लाइन कह रहे नहीं। एक जोड़ी कारक की, तो क्या लिखा है फिर? तो एक लक्षण की तो एक जोड़ी हुआ ना। लक्षण कितना? एक लंबा या बोना। लक्षण तो एक ही हुआ, तने की लंबाई। दो होता तो हो जाता तने की लंबाई, पुष्प का रंग। साथ में से कोई एक लक्षण लिया तो एक जोड़ी कारक हुआ एक लक्षण की। लक्षणों की वंशागति का क्या क्या मित्रों इसके अंदर अध्ययन किया? किसने? मेंडल ने। नहीं, नाम तो सही बोला ना। किसने किया? मेंडल साहब ने। मित्रों इन्होंने एक जोड़ी लिया जिसमें एक पुष्प लिया जो शुद्ध लंबा था। क्या था? पादप कैसा था? शुद्ध प्यावर लंबा। इसका क्रॉस कराया किससे? अशुद्ध लंबे से। अशुद्ध बोना से। लंबा और बोना। लंबा मतलब दोनों जीन क्या थी मित्रों? और बोना मतलब दोनों जीन क्या? ये दो पादप इसने लिए। बोना कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। सॉरी शक्तिमान, थोड़ा आया हूं भागते दौड़ते आज थोड़ा सा। चलो इधर बात किसकी कर रहे हैं? एक आध मिनट लगेगा दिमाग की बत्ती जलने में, है भाई? हाँ इधर शुद्ध लंबे पादप का क्रॉस किससे करवाया? शुद्ध बोने पादप से। तो शुद्ध लंबा मतलब दोनों जीन कैसी थी मित्रों? कैपिटल। और दोनों जीन कैसी होगी? स्मॉल। इसका आपस में क्या करवाया इन्होंने? क्रॉस। क्या करवाया? संकरण। क्रॉस करवाया तो इसको ये पादप कैसा मिला? एक जीन इसकी और एक जीन इसकी। मेंडल से हमने पूछा कि जब दोनों जीन समान हो तो ये अपना लक्षण बताए चाहे ये बताए, दोनों का काम है लंबापन का। तो दोनों जीन ऐसी होगी, दोनों का काम है बोनेपन का। लेकिन मित्रों ऐसा हो जाए कि जीन विषम युग्मजी आ जाए, जैसे ये आ गई हेटेरोजीगस, अगर हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी, जिसमें एक तो हो गई कैपिटल और एक हो गई स्मॉल। तो हमने मेंडल से पूछा कि साहब हमें बताओ जब दोनों इस अवस्था में आ जाए तो कौन सा जीन अपना लक्षण प्रकट करेगी? बोनापन या लंबापन वाली? या ऐसा होगा कुछ दिन ये काम करेगी कुछ दिन ये काम करेगी? ऐसा होगा क्या? तो मेंडल ने कहा मैंने एक प्रयोग किया
उस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। कैसा, क्या प्रयोग किया? तो उसने कहा मैंने किया एकल संकरण, जिसमें मैंने लिया एक शुद्ध लंबा पादप और एक शुद्ध बोना पादप, और दोनों का आपस में मैंने करवाया संकरण। तो मुझे जो पादप प्राप्त हुए, उगने पर जो नए पादप हुए, इन दोनों के क्रॉस से जो बीज बने, जब उनको वापस मैंने उगाया तो मुझे जितने भी पादप मैंने उगाए सभी पादप कैसे हुए? उसने कहा सभी पादप लंबे हुए। सभी पादप क्या हुए मित्रों? लंबे। तो हमने कहा साहब सभी लंबे हुए, ये तो इसका क्या हो गया? लक्षण प्रारूप। अरे भाई ये फिनोटाइप ही हुआ ना, बाहर से देखने पर क्या मिला? सभी लंबे। लेकिन जब इनकी जीन देखी तो मित्रों ये वाली नहीं थी। भाई बाहर से बीजवान बीज को जैसे उगाया लंबाया, तो हमने सोचा वो तो यही था। लेकिन जब उसका जीन प्रारूप चेक किया गया, अंदर की जीन देखे गए, तो पता चला एक जीन ये है, एक जीन ये है। इसको नाम दिया विषम युग्मजी। और मेंडल ने फिर यहाँ से नियम दिया बहुत सारे प्रयोग करने के बाद कि जब जब भी दोनों जीन विषम युग्मजी होगी, यानी कि अलग अलग होगी, तो जोड़े का एक ही कारक अपना लक्षण प्रकट करेगा और दूसरा अपना लक्षण प्रकट किसी भी हालत में नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन इसको कह ले आज तेरा नंबर आया, लंबा हो जा पादप, फिर कह रुक अब मेरा नंबर आया बोना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब जब भी जीन दोनों अलग अलग आएंगी तो एक अपना लक्षण प्रकट करेगी और दूसरा अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगी। जो लक्षण प्रकट करेगी उसको बोलेंगे प्रभावी, और जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगी उसको बोलेंगे अप्रभावी। और जब जब भी प्रभावी अप्रभावी साथ साथ होंगे तो प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी कभी भी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकती। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो यहां से इन्होंने दिया। आया समझ में? यहां से कौन सा नियम दिया? प्रभाविता का नियम। याद करो प्रभाविता का नियम किसके आधार पर दिया? एकल संकरण लिखा हुआ देख लो, याद आया? तो ये है प्रभाविता का नियम। तो मित्रों ये सभी लंबे हुए, और जीन प्रारूप देखें तो सभी कैसे लंबे हैं मित्रों? अशुद्ध लंबे। कैसे लंबे हैं? अशुद्ध लंबे। ये इसका क्या कहलाएगा? जीन प्रारूप, यानी कि जीनोटाइप। इधर बताओ ये मेंडल को कौन सी पीढ़ी मिली? F1, फर्स्ट जनरेशन है कि नहीं है? तो बताओ मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग में FN पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या है? लक्षण प्रारूप, ये रहा लक्षण प्रारूप क्या है? सभी लंबे। और जीन प्रारूप क्या है? सभी अशुद्ध लंबे। ये मिला उसको कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिली मित्रों? F1। अब इसी पीढ़ी का जो इसको ये संतान मिली, इसका इसने क्या कराया? सेल पॉलिनेशन, यानी कि क्या कराया मित्रों? स्वपरागण। तो इसको भिड़ाया किससे? इसी से। स्व का मतलब क्या हुआ? खुद के पुष्प के नर युग्मक को खुद के पुष्प के मादा युग्मक तक पहुंचने दिया। याद करो कल मैंने आपको कहा था पॉलिनेशन दो प्रकार का होगा, स्व और पर। याद आया? तो इसने किसको मिलाया? इसी को इसी से। तो बताओ F1 के बाद कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी इनकी? F2। ले लो आगे पेज। तो बताओ किसको लिया? इसको। और किससे संकरण करवाया? इसी से। तो मित्रों यहां से क्या मिलेगा? तो हम चेकर बोर्ड से बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। देखो एक टी ये है और एक टी ये है, एक ये है और एक ये है, जो है उनको अलग अलग मैंने कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ? अब एक को लेते हैं, एक बार इसको इन दोनों के साथ, एक बार ये और एक बार ये। अब बताओ ये कौन सी पीढ़ी मिली हमें? F2 पीढ़ी। मिली कि नहीं मिली भाइयों? इस F2 पीढ़ी में भी दो चीज होगी कि नहीं होगी? कौन कौन होगा? एक तो क्या होगा? लक्षण प्रारूप, और दूसरा क्या होगा मित्रों? जीन प्रारूप। बताओ इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा? भाई ये पादप कैसा दिखेगा? ये और ये, तो तीन तो हो गए,
और 1 हो गया, तो लक्षण प्रारूप क्या हुआ मित्रों? 3:1 आया समझ में? अब बताओ, जीन देखेंगे तो ये जीन अलग है कि नहीं? एक इसके जैसा और कोई है क्या? तो एक जीन अलग आया, 2 सेम आई और एक फिर अलग आया, तो जीन प्रारूप क्या आया? 1:2:1। तो प्रश्न कैसे आएगा? मेंडल के एकल संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप क्या था? 3:1। जीन प्रारूप क्या था? 1:2:1। मेंडल के एकल संकरण की F1PD का लक्षण प्रारूप क्या था? सभी लंबे। तो याद रखना, एक F1PD कह रहा है या F2PD। देखो प्यारे विद्यार्थियों, F1 बोले तो हो जाएगा लक्षण प्रारूप सभी लंबे, जीन प्रारूप सभी अशुद्ध लंबे। ये तो किसका है मित्रों? फर्स्ट जनरेशन का। और सेकेंड जनरेशन पूछे तो ये है। तो निर्भर करेगा पूछ क्या रहा है। देखो, आप याद करने में मैं सीधा याद कर लेता, लेकिन आप बोलते कैसे आया, तो मैं पूरा प्रयोग करके बता दिया ऐसे आया। लिख दे इसको। हाँ हाँ बोलो, मैम आराम से बोल बेटा। वापस रिपीट करो शुरू से। देखो इधर आराम से सुनना बेटा। सबसे पहले मेंडल ने कहा कि मैंने लिया एक शुद्ध लंबा पादप और एक मैंने लिया शुद्ध बोना पादप। दोनों का आपस में क्या करवाया? संकरण। संकरण करवाने पर मुझे फर्स्ट जनरेशन मिली, जिसके अंदर एक जीन थी लंबेपन की, एक जीन थी बोनेपन की। ऐसी स्थिति में सिर्फ लक्षण किसने बताया? उगाने पर लंबेपन ने। तो उसने कहा कि जब जब भी 2 जीन अलग अलग आती है तो उसमें से एक ही अपना लक्षण बताती है और दूसरा अपना लक्षण नहीं बताती, और जो बताती है उसको नाम दे दिया प्रभावी, नहीं बताती उसको नाम दे दिया अप्रभावी। और जब जब भी प्रभावी अप्रभावी साथ आएंगे तो प्रभावी ही केवल अपना लक्षण प्रकट करेगा। इसको नाम दिया प्रभाविता का नियम। फिर इसने कहा कि जब हम संकरण करते हैं सेल पॉलिनेशन या कोई भी, तो दोनों जोड़ी के कारक अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होना कहलाता है युग्मक, आधे हो जाना। हो गया युग्मक। तो ये हो गया युग्मक निर्माण का नियम। फिर इसने कहा कि मैंने आगे अगली पीढ़ी और की, इसका कराया सेल पॉलिनेशन, यानी कि इसका संकरण इसी से करवाया, तो मुझे ये वाला अनुपात मिला जिसमें F2PD प्राप्त हुई, जिसमें 3 तो लंबे हुए और एक बोना, यानी कि 3:1। और जब मैंने उनका जीन प्रारूप देखा तो एक शुद्ध लंबा था, 2 अशुद्ध लंबे थे और एक शुद्ध बोना था। तो ये हो गया 1:2:1। कोई दिक्कत? बढ़ू आगे? पहले यहां तक नोट कर लो। लिखो सा। बोलना पड़ेगा मुझे? क्या बोलो? ये वाला सीधे लिख दो ना। ये तो इसमें थ्योरी क्यों लिखते हो? इसमें थ्योरी की जरूरत है क्या? सीधा लिख दो ये तो। मैंने सोचा सब मेरी ओर देख रहे, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया क्या? सुबह सुबह उठ के आया तब। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। संकरण मतलब क्या हो गया बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। यस बोलो सर। हाँ सर। हाँ एलील।
बेटा जब दो एक ही लक्षण की जीन समजात गुणसूत्र पर समान स्थिति पर होती है तो आपस में एलील कहलाती है। समान जीन समान गुणसूत्र पर समान जगह हो तो आपस में क्या कहला देगी? एलील। अब यार इसमें क्या समझा? समान जीन न दोनों कैपिटल कैपिटल, समान गुणसूत्र पर, दो एक गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में, और समान जगह पर स्थित हो तो क्या कहलाई? एलील। इसमें क्या समझना? देख इधर समान जीन, मान लो ये दो गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र हो गए, ठीक है। समान जीन ये हो गई समान जीन, ये भी यहां पर है, ये भी यहां पर है, समान गुणसूत्र पर समान जगह पर हो गई तो आपस में क्या कहला दी? एलील। ये तो डेफिनेशन दी गई है और कुछ भी नहीं, नाम दे दिया। आगे चलो। ऐसा हो गया सा? कर दो कर दो। तो प्रश्न क्या आएगा? अनुपात का। रेशियो पूछा जा सकता सीधा, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूरा करो तो ठीक, नहीं तो लास्ट में अनुपात याद कर लो। F2PD का लक्षण प्रारूप पूछिए, फिनोटाइप तो क्या होगा? 3:1, और जीनोटाइप पूछिए तो 1:1। ये तो आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और आप कह दो सर याद नहीं है, भूल गए, तो इस तरह से निकाला जाता है। दोनों चीज है, या तो याद करो या निकालो। बढ़ो आगे। तो कौन सा संग्रहण पढ़ा हमने? एकल संग्रहण। अब कौन सा पढ़ते हैं? पहले दोनों संग्रहण पढ़ लेते हैं, फिर तीनों नियम लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखो डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा द्विसंकरण प्रयोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो प्यारे मित्रों, द्विसंकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें कितने जोड़ी लेंगे? दो, और वेंडल ने दो ही प्रयोग किए, फिर वो चला गया। तो दो ही नियम हमें पढ़ने हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस। लिखो मित्रों, इसमें दो जोड़ी कारक, दो जोड़ी कारक की लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। कितने जोड़ी होंगे प्यारे मित्रों? दो। तो दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे। किसके अंदर प्यारे मित्रों? द्विसंकरण। तो दो लक्षण लेते हैं एक साथ। तो आराम से बोर्ड पे देखना बेटा, समझना, दिक्कत आए तो पूछना, नहीं तो फिर लास्ट में नोट डाउन है ही।
तो एक बार मैं इसके प्रयोग को पूरा समझने का प्रयास करता हूँ और आप लोग करेंगे समझने का प्रयास, और अच्छे से देखना, समझना, दिक्कत आई तो पूछना, नहीं तो लास्ट में फिर वापस रिपीट करेंगे। अच्छे से एक बार बोर्ड पे देखना। मित्रों, सबसे पहले उसने एक पादप लिया जो बीज कैसे थे, बीज का कलर था मित्रों पीला, और आकार था प्यारे मित्रों गोल। तो बताओ एक लक्षण क्या लिया, आकार का, गोल हो गया, शेप का। एक लक्षण ले लिया कलर का। तो बताओ दोनों लक्षण अलग अलग हुए या एक ही हुई? एक आकार है और एक रंग है। इसका इसने क्रॉस करवाया। क्या करवाया मित्रों? क्रॉस, संकरण करवाया। किससे? हरा, अरे पीला प्रभावित तो हरा, और साथ में क्या था प्यारे मित्रों? जोरीदार। इसका संकरण करवाया। तो ये दोनों थे मित्रों ग्रीन, जो कैसे थे? स्मॉल और राउंड। और यहां कैसे होंगे प्यारे मित्रों? यहां होंगे दोनों कैपिटल और दोनों स्मॉल। ये इसने दो जीन एक साथ, दो जोड़ी कारक एक साथ लिए। ठीक है। जब इसका संकरण करवाया मित्रों, तो बताओ कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? फर्स्ट जनरेशन होगी कि नहीं होगी? F1 पीढ़ी। लेकिन बताओ ये F1 पीढ़ी किसकी होगी? द्विसंकरण की। जब वो किसकी थी? एकल संकरण की। आया समझ में अंतर? अलग अलग पूछ ले आपसे कि बताइए मेंडल की एकल संकरण की F1 पीढ़ी में प्राप्त पादप कैसे थे? हम कहेंगे सभी लंबे पादप थे, क्योंकि वह लंबेपन का काम उसने गुण लिया था। यहां मित्रों जो इसको पादप मिला वो मिलेगा ये वाला मिला, यानी कि उसको भी यहां कौन सी अवस्था मिली? विषम युग्म से। लेकिन जब इस पादप को वापस उगाया तो ये पादप भी कैसा था मित्रों? कलर कैसा मिला? पीला, और आकार कैसा मिला? गोल। यानी कि ये तो हो गया इस पीढ़ी का क्या मित्रों? लक्षण प्रारूप। और ये क्या हो जाएगा? जीन प्रारूप। तो इसने कहा कि देखो मैंने प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लिया, जब एक साथ दो लक्षण लेते हैं तो भी प्रभावी तो प्रभावी रहता है और अप्रभावी अप्रभावी। देखो प्रभावी थे दोनों और ये दोनों अप्रभावी है छोटे वाले, फिर भी मित्रों हमें पादप पीला और गोल ही प्राप्त हुआ, अलग लक्षण प्रकट नहीं हुआ। तो यहां से उसने नियम दिया स्वतंत्र अफ्यून का नियम, फ्री डोमिनेंस। पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अपने गुणों का प्रकट करता है। कौन मित्रों? जब दो जोड़ी लक्षण लेने पर भी प्रभावी प्रभावी रहता है और अप्रभावी अप्रभावी, यानी कि प्रत्येक जीन स्वतंत्र रूप से अपने गुणों का प्रकट करता है। ये थे मेंडल के दो नियम, छोड़ी दो प्रयोग। अब इसका भी क्या करवाया उसने वापस? स्वपरागण। तो कौन सी पीढ़ी मिलेगी? F2 पीढ़ी मिलेगी। तो इसका वापस करवाएगा क्या मित्रों? सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। यानी कि इस पादप को भिड़ाया किससे? इसी से। तो इसको क्या मिलेंगे? गैमिट। 4 युग्मक मिलेंगे मित्रों। कौन कौन से? एक तो क्या है? ये, और एक है ये। पहले युग्मक इनके बनेंगे, तो इनको मैं अलग अलग करूं। यही होगा। अब देखो युग्मक बनेंगे तो पहले इसके साथ बनेंगे और एक बार इसके साथ। तो ये दोनों क्या है? दोनों स्मॉल। एक ये मिलेगा बेटा स्मॉल, अच्छा दोनों कैपिटल उगम। ये एक कैपिटल एक, फिर ये दोनों सही है क्या?
नहीं है। अब इससे पहले वाला, एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। ये कहाँ जा रहा है? हाँ, ये कहाँ आ रहा है? तो बताओ क्या होगा? y होगा स्मॉल, r होगा कैपिटल, यहाँ दोनों होंगे स्मॉल। तो कितने युग्मक बनेंगे? और 4 ही बनेंगे उसके, तभी तो आपस में भिड़ित होगी। तो ये हो गए इसके युग्मक। अब इन युग्मकों का क्या होगा मित्रों? संकरण होगा। तो चेकर बोर्ड से बना दो, समझ में आराम से आएगा। तो बताओ संकरण होगा तो क्या होगा? एक तो क्या था? एक तो था दोनों, ये वाले याद रखना, वाई वाई। एक तो होगा वाई आर, यही होगा भाई। दूसरा क्या होगा? स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर। तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर। स्मॉल वाई है ना, और आर कैपिटल। स्मॉल वाई स्मॉल आर। बताओ कोई दिक्कत? ये की उसी के होंगे सेम, तो उसके भी क्या होंगे? वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। कोई तकलीफ? अब ये सारणी आपको भरनी है, भर दोगे? पक्का? देखते हैं कैसे भरते हैं। बताओ अब यहां कौन सी जीन आएंगे? पहले ये दोनों, कैपिटल वाई कैपिटल आर। कोई दिक्कत पूरी क्लास में? क्योंकि इसको वापस समझाना फिर भारी पड़ेगा। कारण बताता हूं कि अभी तो खाली खाली तो आराम से बता सकता हूं, पूरे बॉक्स भरेगा तो एक आध बॉक्स में दिक्कत आएगी, तो पूरा बताना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आराम से एक ही बार, भले 2 मिनट ज्यादा ले ले, पर एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। दिखाई नहीं दिया? बात तो सही है बहन की, पर मैं उल्टा हूं, करूं क्या? मैं आडा आ गया, अब करे क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत? कैसे रहे तो अब कोई बता नहीं क्या दिक्कत? आपने पढ़ा है क्या? पहले तो ये बता दो। चलो इधर, यहाँ ये भी पता नहीं, तो इतना लेट क्यों बोले? पहले कहाँ थे? पूरी दुनिया लुट गई इधर श्रीलंका की तरफ। देखो इधर, हाँ ये तो आ गया, तो फिर वो तो कुछ था ही नहीं। ओके ओके ओके, मेरे को ठा पड़ गया। इधर देखो, 2 जीन है मित्रों, किसकी? कलर की। और 2 जीन किसकी है? आकार की। कलर की एक जीन को लिया, इन दोनों के साथ लिखा तो ये 2 युग्मक ये बन गए। फिर दूसरी को लिया, इन दोनों के साथ लिखा तो दूसरी ये बन गई। 4 इधर बनेगी, 4 ही वापस उधर बनेगी। उधर क्यों? क्योंकि ये हमने इसकी बनाई, तो वापस किसको बनाया? इसको। तो दोनों सेम है कि नहीं मित्रों? तो जीन सेम होगी कि नहीं होगी? सेम युग्मक का निर्माण होगा। इनका आपस में क्या होगा? संकरण। तो ये कराया हमने, इनको और इनको आपस में संकरण। ये वाला मैंने गलत बना दिया, ये खुला बाहर रहेगा, इसको खुला ही रहने देते। अब बताओ, अब आराम से सुनना। अब इधर वालों को नहीं दिखेगा, करे क्या? दिख रहा है मुझे? तो दिमाग चल गया मेरा, अच्छा हुआ। देख बेटा, एक बार इधर से लिखूंगा और एक बार उधर से लिखूंगा, और तो क्या करूं? देखो इधर क्या हुआ? किसने कहा? मैंने तो कहा ही नहीं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप भी बोल सकते हो, पर ध्यान रखना लिमिट में। 1 सेकंड लगेगी गेट चेंज करने में। हाँ, समझ गया मैंने क्या कहना चाहा? बस समझदार को इशारा काफी होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरा मकसद 1 सेकंड भी आपका टाइम खराब करने का नहीं है, इसलिए तुरंत प्रभाव से वापस बोर्ड पे आओ। आगे इधर उधर नहीं है कोई? पक्का? इधर दिख रहा है क्या? तब तो ठीक है। क्या आप इधर देखो बेटा, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं?
तो देखो अगला मैं लिख रहा हूं, देखना ये बड़ा ये बड़ा, ठीक है, और ये कैसा है, तो y दोनों कैसे हैं, ये दोनों y बड़े, r एक कैपिटल एक छोटा, कोई दिक्कत इसमें। तो अगला लिखो, वो देखो बेटा दोनों क्या है, छोटा बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत। अगला देखो वाई वाई आर आर, कोई दिक्कत मेरे यार, पक्का। बढ़ो आगे। और ऐसे प्रश्न आया था एक बार लैब असिस्टेंट के अंदर, 9 3 3 1 में कौन गोल पीला राता धौला किते किते हैं, तो वो प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। बढ़ो आगे। नेक्स्ट बताओ ये कैसा है, बड़ा 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 छोटा। ये काम करते हैं, सारणी आप भर दो तो कैसा रहेगा, और फिर अपन चेक कर लेंगे, हैं। चलो कर दूं, आपको टाइम दे दूं। चलो तो यहां से लिखना शुरू करो, फिर सारणी भरो, फिर मैं आगे करवाऊं। देखते हैं आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर केवल चेक करना रहेगा। यहां तक लिख दिया सबने, बस सुन लिया। चलो आगे पूरा। चलो अच्छी बात है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, गुणा है ये, जोड़ थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दिया बाबूजी। मैंने सोचा मैं ही लेट आया, बाबूजी भी लेट आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हो। चलो आगे। ये लो, अब अपना काम, जोखिम भरा काम शुरू करें।
हो गया भाई? मैं सारणी बढ़ता हूं, चेक करना आपकी कोई गलती हुई हो तो, नहीं तो फिर इसका प्रश्न निकालते। अगला देखो, ये है y दोनों बड़े और r दोनों छोटे। यहाँ होगा y छोटा r छोटा बड़ा, फिर y छोटा दोनों r छोटे, फिर मित्रों y बड़ा y छोटा दोनों r बड़े, फिर हो जाएगा y बड़ा y छोटा r बड़ा r छोटा, y दोनों छोटे r दोनों बड़े, फिर यहाँ से हो जाएगा प्यारे मित्रों y दोनों छोटे एक r बड़ा एक r छोटा, फिर हो जाएंगे y y r r, फिर होगा बेटा y y r नहीं दोनों स्मॉल r, फिर हो जाएगा बेटा दोनों छोटे y दोनों बड़े r, हाँ दोनों छोटे y दोनों छोटे r, ये आएंगे मित्रों। किसी की कोई दिक्कत? चलो इधर देखना, मुझे बताओ एक पादप आपके सामने मिला जिसमें दोनों y बड़े थे और दोनों r क्या है? छोटे, यानी कि ये पादप कैसा होगा? गोल, और साथ में कैसा होगा? पीला। ये हुआ मित्रों पीला गोल या गोल पीला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब बताओ ऐसे कितने पादप प्राप्त होंगे जिनके अंदर रंग पीला और आकार गोल होगा? चलो पहले इसके समान, चलो एक मिनट, गोल और पीला कितने आएंगे तो देखते हैं। अभी देखते हैं बेटा, देखो ये क्या होगा? गोल पीला। ये भी कैसा होगा? गोल पीला। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक में से दोनों में से एक बड़ा होते ही वो उसका कलर हो जाएगा। ये भी कैसा होगा? तो कितने हुए? ये भी कैसा होगा? गोल पीला। ये गोल पीला, ये नहीं होगा। ये गोल पीला, ये नहीं होगा। जोड़ीदार हो जाएगा दोनों आर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितने आए देखो? पक्का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने आए? तो आ जाएंगे गोल पीला वाले पादप कितने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 9। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, दूसरा देखते हैं। अब ये ले लेते हैं, तो ये कैसा आएगा बेटा? कौन सा बचा? ये ले लेते हैं। एक हो जाएगा पादप, तो बीज तो कैसे होंगे? गोल नहीं है मित्रों, पीला होगा और आकार कैसा होगा? जोरीदार। तो ऐसे कितने जिसके आकार तो कैसा है और पीला? बताओ। अरे सही कर दे बेटा, ले बात तो वही होगी, वापस लिख दूं बस। क्या था वो? पीला और गोल, बस। दूसरा क्या था? पीला और जोरीदार। कितने आएंगे बताओ? ये पीला जोरीदार 1, ये पीला जोरीदार 2 2, और कौन सा होगा? होगा क्या कोई? ये वापस रुको जरा, कौन से? 1 2 और कितना है बेटा? 3। अगला किसको पकड़ते हैं? जो बचा ये ले लेते हैं। ये कैसा होगा? हरा और गोल। कितने आएंगे इसके जैसे? अलग कलर कर देते हैं इसको। कौन सा लिया था हमने? ये यही तो लिया, हरा और गोल। 1 2 कितने आए बेटा? 3। अब कितना बचा?
एक, जो कैसा हुआ, हरा और जोरीदार। और ये क्या आएगा, एक। तो बताओ लक्षण प्रारूप क्या होगा इसके, लक्षण 9 3 3 1। तो F2PD में दो चीज आएगी मित्रों। नए पेज पे ले लूं, सेकंड नंबर वापस बताना पड़ेगा। पीला और जूरीदार कौन सा था सेकंड नंबर, अब मुझे ही याद नहीं रहा। ये 1 2 और 3 सेम सेम। देखो एक वाई छोटा वाई, नहीं ये थोड़ी था, वो यही था क्या, एक वाई बड़ा। ए भाई तू तो रुक जा यार, एक वाई बड़ा, आर छोटे आर छोटे आर छोटे, हो गया ना सब एक जैसे। चलो मित्रों, यहाँ लिखने के बाद हम आगे लिख देते हैं इसके सारणी के नीचे F2PD का। क्या लिखता है बेटा, PD का दो चीज, एक तो लिख देंगे लक्षण प्रारूप और एक लिख देते हैं जीन प्रारूप। बताओ लक्षण प्रारूप क्या आया था, 9 3 3 1। और ये आपको सीधे याद दिखा दूं, 12 24 12 12 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। मतलब ये है कि एक अलग है, फिर चार एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, फिर दो एक जैसे, दो एक जैसे, चार एक जैसे, एक दो एक अलग अलग उसमें से पूरे। तो ये देखो 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1। तो ये 16 है जो अलग अलग प्रकार, 4 4 देख लो, जो अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, एक जैसे अलग अलग हैं। तो इस इतना पूरा निकालो, इससे अच्छा सीधा याद कर लो। ये नहीं कि देखो ये एक अलग प्रकार, इसके जैसा कोई है क्या, नहीं, तो एक लिख दिया। ये देखो इसके जैसा कितने हैं, ये दो लिख दिए यूं। चलो तो ये सीधे ही लिख दो, पहले तो ये लिख दो सारणी के पास कि ऐसे ऐसे कितने मिलेंगे। हो गया, तो बताओ फिर मेरे प्रश्न का उत्तर जिनकी हो गया है। मेंडल की द्विसंकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप क्या है, 9 3 3 1। मेंडल के एकल संकरण की F2PD का जीन प्रारूप क्या है, 1 2 1। अरे भाई साहब, आपको मेरे शब्दों पे ध्यान देना है, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। पहले तो ये कौन कौन लिख रहे हैं, हाथ खड़ा करो, लिखो पहले, फिर दो काम एक साथ नहीं होते। पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको पूरा लिखो, फिर पूछूंगा, नहीं तो बीच में आधा अधूरा काम रहेगा। ये सीधा याद भी रखना, नहीं तो क्या हुआ। ये रोज रोज छोड़ो झंझट, बंद कराओ चालू कराओ, कि यही काम मेरा पक्का। सर देखना, एसी बंद करनी है, पंखा
दोनों में से कोई ये कर दो। चलो हो गया ना, बात पहुंच गई, वो कर देगा, बात खत्म। किसी बात को लंबा नहीं खींचना। इधर इधर उधर नहीं, इधर किधर, हाँ बोर्ड पे। चलो तो मेरे शब्दों पे ध्यान रखना और फिर मेरे प्रश्न का उत्तर देना। मेंडल के एकल संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप क्या है? एकल संकरण लक्षण प्रारूप कौन किसका? F1PD या F2? तो आप मन से डिपट हो गए हो। देखो पहले ध्यान रखना, एकल संकरण कह रहा है या द्विसंकरण, पहला पॉइंट। दूसरा F1PD कह रहा है या F2। तीसरा लक्षण कह रहा है या झीन। ये आपको पॉइंट्स याद ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मेंडल के एकल संकरण की F1PD का लक्षण प्रारूप सभी लंबे, याद करो। मेंडल की द्विसंकरण के F2PD का लक्षण प्रारूप 9 3। देखो क्या बोला, मेंडल के एकल संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप। तो याद रखना प्रश्न पूछ किसका रहा है, एकल संकरण या द्विसंकरण, F1PD या F2PD, लक्षण प्रारूप या झीन प्रारूप। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ू बोलिए आगे। हाँ कौन सा? एक अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1। हाँ क्या गड़बड़ है इसमें? किसने कह दिया? मैम अनुपात हमने निकाला है, तो अनुपात का कभी क्रम नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अनुपात का कभी क्रम नहीं होगा। पहली बात आपको जैसे मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एक ये रहा, मैं यहां से उठा के यहां लिख दूंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, मैं तो लिख दूंगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसका कोई अनुपात फिक्स रेशियो या फिक्स क्रम नहीं होता। बताओ राम और श्याम 3 अनुपात 4 में धन लगाया। सुनना मेरी बात, आप पढ़ते हो गणित में, फिर किसने लिख दिया नहीं श्याम और राम, तो आपने क्या कर दिया फिर? क्या अनुपात चेंज हुआ? क्या वैल्यू चेंज हुई? क्या हमने सिर्फ क्या किया? क्रम बदला। तो क्रम बदलने से क्या आंसर बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। तो अनुपात तो हमने निकाला अपने मन से। मान लो मैं पहले 4 को पकड़ लेता, तो जो 4 एक जैसे पहले मेरे पकड़ में वो आ जाते, तो पहले मैं लिख देता 4। आया समझ मेरे कहने का मतलब? तो अनुपात कभी रटना नहीं चाहिए। और ये तो मैंने इसलिए लिखा कि भूल जाओ तो याद रखने में आसानी होगी। कैसे? 12 24 12 12 1, और इस क्रम को बिगड़ूं तो याद नहीं रहेगा, फिर वो लफड़ा रह जाएगा ना। तो मैंने तो क्या हमेशा ऐसे ही याद करवाया, और ऐसे ही मैंने याद किया, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 12 24 12 12 1। बाकी अनुपात आपको बोले मैं यहाँ लिख दूं, ये आप यही कह रहे हो ना, तो ये यहाँ से हटा दूं, ये लो 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात, और आपको तो 2 2 सब साथ लिख दो, 1 1 सब साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होने वाला। आपने खूब अनुपात के प्रश्न किए, क्या कभी आपने गणित वाले टीचर ने कहा क्या अनुपात इस क्रम में लिखा जाता है? मैथ्स में कभी लिखाया है क्या? नहीं, जो होता है उसके अनुसार किया जाता। ये हमने कैसे निकाला? देखो हमने कैसे निकाला ये, देखो इधर वापस आओ। इधर मैंने कहा कि 2 बड़े और 2 छोटे। देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूं, 2 बड़े, ये रहा 2 बड़े और 2 छोटे। बताओ कितने में है? 2 बड़े 2 छोटे कितनों में है? तो 1 अनुपात ये आया। अब मैंने इसको पकड़ लिया, बताओ 2 बड़े 3 बड़े और 1 छोटा कितने में है? एक तो ये रहा 3 बड़े और 1 छोटा, एक और कहीं है क्या? 3 बड़े और 1 छोटे, ये रहा कितने हुए मित्रों? 2। तो ये दूसरा अनुपात मैं तो ऐसे निकाल रहा हूं। क्या हमने कभी फिक्स किया क्या पहले इसको पकड़ो? हमारी किस्मत है, हमारे पहले पकड़ में कौन आता है? जैसे अगला मैंने कह दिया, बताओ ये कितने हैं, जिसमें 2 बड़े 2 छोटे होने चाहिए? हैं
1 2 3 4, तो ये लो मैंने 4 लिख दिया। पकड़ में आए जैसे अनुपात निकालेंगे ना, अनुपात कोई फिक्स थोड़ी है, मुझे याद थोड़ी है, या आपको रट के थोड़ी जाओगे, हम तो यहां से निकालेंगे और जो ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे, ऐसे ही होगा ना। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ, अनुपात गड़बड़ कब होता? जब ये डाटा मिसमैच हो जाती। गड़बड़ कब होता? जब इसमें से ये अनुपात कोई हम 1 3 4 5 6 7 लिख देते। पता है मैंने इसको काउंट क्यों करवाया 16? क्योंकि ये 16 ही होना चाहिए। मुझे चेक करना था तो मैंने चेक भी कर लिया और आपको बता भी दिया कि 16 है कि नहीं है। और अच्छा आया कैसे, अब भी रिपीट में बता दिया, ऐसे आया। और कोई दिक्कत भैया? और बहना कोई दिक्कत? बढ़ू आगे? पक्का? ये ऑप्शन में ऐसे ही मिल सकता और आगे आगे पीछे भी मिल सकता। अभी मैंने क्या बोला फिर? ये अनुपात आपको टोटल याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो आज तक कंप्यूटेशन में जब जब भी पूछा है, लक्षण ही पूछा, जीन प्रारूप पूछा ही नहीं है कोई भी कंप्यूटेशन। पर टोटल नहीं करेंगे, टोटल नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा अनुपात। हाँ 16 अगर नहीं आया तो फिर वो आपका उत्तर गलत है, फिर तो गलत है। आपने ज्यादा कम कहां से लाई, है ही 16 ही आपके पास। चलो बढ़ू आगे बोले। तो लिखो एक प्रश्न। हाँ हाँ बेटा, हाँ बोना है। बोना कैसे हुआ बेटा? लंबा होगा ना, शुद्ध लंबा नहीं हुआ, साथ में बोने की जीन आ गई, पर हुआ तो लंबा ही। अशुद्ध लंबा का मतलब है दोनों बराबर बड़े बड़े नहीं, दोनों बड़े हैं तो शुद्ध, नहीं तो अशुद्ध, बड़ा छोटा लिखा है ना अपने। चलो अब बढ़ो आगे। और कोई पूछना? बोल दो, अभी तो पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूं, फिर दे दूं और, क्योंकि मन में लेके घूमने से कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा, देखो लक्षण में तो बाहर से देखने में हमें क्या पता शुद्ध है अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध कब नाम देंगे? जब उनके जीन देखेंगे, जीन में आएगा। लक्षण में कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बाहर से हमने देखा, लक्षण का मतलब क्या हुआ कल बताया, याद करो, बाहरी लक्षण। अब बाहर से हमने देखा कि कोई वाद्य बहुत लंबा है, अब वो लंबा तो है पर शुद्ध है अशुद्ध ये कब पता चलेगा? जब देखेंगे जीन। तो देख लो शुद्ध अशुद्ध कहां प्रयोग में लिया? जीन प्रारूप में। कोई बात नहीं, और पूछो। बस 2 तो प्रश्न थे, बढ़ू आगे। हाँ अब तो कोई डाउट नहीं, घूमेगे तो नहीं लेके, और फिर भी कोई हो तो भाई आज बाद में क्लास के बाद पूछ लेना, पर डाउट आए तो पूछ जरूर लेना, मन में मत रखना, और मैं जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है ना? मुझे नहीं आएगा तो कल देख के बता दूंगा, पढ़ के बता दूंगा, पर प्रयास करूंगा बताने का। चले आगे नेक्स्ट। हाँ इसमें कोई लाज शर्म नहीं है, फालतू फैकोलॉजी में कोई बात नहीं। कई बार अजीब गरीब होती है, मैं भी तो आपकी तरह ही हूं, है ना? हाँ तो फालतू फैकोलॉजी में बिल्कुल नहीं करूंगा। जो काम होगा अच्छे से मिल बांट के करेंगे और कोशिश करेंगे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। 100 बातों की एक बात। नेक्स्ट। तो लिखो एक प्रश्न, उत्तर क्या है आप बताओगे। एक लैब असिस्टेंट में 2016 या 13 का प्रश्न करा था, मतलब 18 से भी पहला बैग चलते। आरएसएम बोर्ड का कुल मिला के रिपीट होता है तो अपनी किस्मत। देखो एक पादप जिसका जीन प्रारूप
मुझे कुछ पता नहीं, जो लैंग्वेज प्रश्न की थी वही लिखूंगा, जो ऑप्शन थे वही लिखूंगा। मैं खुद पहले ही बता दूं फिर प्रश्न का मतलब क्या, फिर मैं ही कर दूं। ये प्रश्न था बेटा, पहले अच्छे से प्रश्न लिखना, ऑप्शन लिखना, फिर समझना, और फिर जब मैं पूछूं तब उत्तर देना। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आया। सी दोनों कैपिटल है, छोटा बड़ा थोड़ी लिखा मैंने, बराबर लिखे ना। देखो आपको छोटे नजर आ रहे हैं क्या? तो लो मैं वापस लिख दूं। है भाई, क्या कह रहा है? तेरे को क्या पता? तो भाई F1PD किसकी कराओगे? जब जीन पर एक ही दिया तो 100 पार्गन हो गए, तो सीधी सी बात है। ये तो आप कॉमन सेंस रखो ना। जब मैंने दूसरा जीन प्रारूप दिया किया तो संकरण किससे कराओगे? फिर जब एक ही दिया तो कराओगे किससे? मन से लाओगे क्या? यही है लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन 2016 का, मैंने कहा ना 18 से पहले का। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक है बस। और इसके बाद आप आज के बाद पेन कॉपी हाथ में नहीं लोगे। ये आप गसर बसर कर रहे हो ना, ये इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें पेन कॉपी नहीं ली जाती है, सिर्फ ट्रिक से होता है ये क्वेश्चन। देखो कैसे, इधर बताओ, एक पादप दिया, एक ही लक्षण पर दिया, मतलब 100 परागण होगा। अच्छा मुझे बताओ इसमें जीन क्या दिया? ए बी बी सी सी, यही दिया मित्रों। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विषम युग्मजी जीन कितनी है? विषम युग्मजी का मतलब समझते हो? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होता है? मैंने परिवार से पहले पढ़ाई, इसलिए परिवार से पहले पढ़ाई है। क्या होता है हेटेरोजाइगस? विषम युग्मजी, यानी कि एक जोड़ी के जीन अलग अलग होना। तो देखो ये है अलग, तो एक मिनट, एक तो ये है विषम युग्मजी, ये तो सम है, और ये भी सम है। तो विषम युग्मजी कितने हैं? तो किसको मानोगे? एकल संकरण। अब बताओ क्या पूछा? जो भी पूछा वो एकल संकरण अप्लाई कर दो। F1PD, तो एकल संकरण के F1PD का लक्षण प्रारूप क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा। F2 करो, यहां F2PD करो। हाँ अब हो जाएगा 3:1, नोट ऐसे होगा। F2PD कर दो, ये मैंने गलती से लिख दिया, F2 होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया, वरना सभी लंबे ऑप्शन देता फिर मैं। समझ गए? निर्भर ऑप्शन पर उत्तर निर्भर करेगा। अब आगे समझ में कैसे करना है? इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता ये। हाँ वापस बोलता हूं, है बेटा, तो कर सकते हैं आराम से। बताता हूं कैसे। तो भाई 5 युग्मी दे तो ये कर सकते हैं, ट्रिक है ये तो सब। बेटा इधर यहां विषम युग्मी कितने हैं? एक, तो क्या मानोगे? एकल संकरण। अब एकल संकरण मान लो सीधा। अब एकल संकरण का तो आपको याद होगा, तो एकल संकरण में F2PD का लक्षण पर रूप क्या है? देखो 3:1, तो ये कर दिया 3:1। अब एक भाई ने कहा मुझे, क्या कहा? क्या गुरुजी अगर ये द्विसंकरण होता तो ऐसे होता बेटा, ए बी बी सी सी, ऐसे ही होता। और पूछ लेता F2PD का लक्षण प्रारूप, तो 1 का क्या है? 3:1। तो एक का ये हो गया, एक और है, एक और कर दो 3:1, एक और है तो एक इंटू और कर दो 3:1। अब गुणा कर दो, आपस में गुणा कर दो। कैसे करेंगी?
ऐसे ही करोगे ना, तो ये क्या होगा 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1। बताओ द्वितीय संकरण का 9 3 3 1 1 है कि नहीं है? ये आ गया। कैसा 5 दे देता हूं तो 5 बार गुणा कर दो, तो नहीं आ सकता, फिर इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। ये बताता हूं वापस। हाँ बोलो, 3 बड़ा कर देना, तो मैं कब मना कर रहा हूं। अब देखो 2 का गुणा करने पर क्या आया, अब इसको गुणा कर दे 3:1 से, तो 27 9 9 3 3 1 आ जाएगी। है बात तो वही होगी ना, गुणा करना तो आपको आना पड़ेगा। गुणा करना मैं थोड़ी सीखूंगा, मैं तरीका बता सकता हूं। अगर प्रश्न के अंदर प्यारे मित्रों जब भी जीन दे तो विषम युग्म जी 1 आए तो उत्तर एकल संकरण का दे देना, ठीक है। अब एकल संकरण में लक्षण पूछे तो लक्षण दे दो, जीन पूछे तो जीन दे दो, F1 पूछे तो F1 का दे दो, F2 पूछे तो F2 का दे दो। अगर यहां पर 2 आ जाए, कौन आ जाए बेटा, 2 अलग अलग, तो आप इसको मान लो द्विसंकरण। तो ये होता तो उत्तर हो जाता 9 3 3 1, और 1 है तो हो गया 3:1। अगर 3 की जगह 3 होते तो हो जाता 27 9 3 3 1, क्योंकि 1 3:1 से और गुणा कर दो। अरे भाई एकल संकरण का लक्षण बराबर क्या होता है, द्विसंकरण बोले तो इन्हें की 2 का गुणा करो इनका, 9 3 3 1 सीधा याद रखो या गुणा कर लो। नहीं सर 3 दे देता हूं तो ये लो, 4 दे देता हूं ये लो। तो जितना भी संकरण दे कभी जिंदगी में रटना नहीं चाहिए। आया कुछ समझ में मैंने क्या बताया? तो 9 3 3 1 अगर भूल भी जाओ और 3:1 याद है तो 9 3 3 1 भी निकाल सकते। तो मेंडल ने अपने प्रयोग कितने किए, 2, और फिर बात क्या कहा कि जितने संकरण बोले उतने आपस में गुणे करते जाओ, आंसर आपको सही मिलेगा। तो आगे संकरण क्यों करे, सीधे गुणे ही कर दे। मैं तो 2 भी नहीं कराता हूं, कई बार सीधा गुणा करा देता हूं, पर आज मैंने करवा दिया, वरना मैं द्विसंकरण भी कम ही कराता हूं, सीधा तरीका बता देता हूं। तो जितने संकरण बोले उतने गुणे कर दो। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? पक्का? अब बताओ किसको नहीं आया भाई? 9 3 3 1 किसका था? F2PD का। F2PD में कितने लक्षण लिए? 2 लक्षण लिए। तो बताओ एक लक्षण का क्या था? 3:1, तो 2 लक्षण का क्या होगा? 3:1 इंटू 3:1। तो कभी हर चीज को रटनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसमें क्या लगाना चाहिए, कॉमन सेंस, कि ये आया कैसे। और आप साइंस के विद्यार्थी जिज्ञासु होता वो तो हमेशा, वो तो ये चाहता कि इसका उत्तर मैं अपने हिसाब से करूं। और जिसका निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है वो हमेशा ज्ञान क्या रहता है, स्थायी। ये हमारी शिक्षण विद्या कहती है। विद्यार्थी को करके सीखना चाहिए, मतलब खुद को काम करना चाहिए और खुद को रिजल्ट निकालना चाहिए, तो भी यही आएगा। क्यों, कहां जरूरत है? मैं प्रयोग द्वारा सत्यापन थोड़ी करा रहा हूं। एक्सपेरिमेंट्स करें तो फिर पौधे उगाने पड़ेंगे, बीज बनाने पड़ेंगे, फिर बीज को वापस भिड़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहाँ डायग्राम बनाया मैंने? हाँ, जो क्या निकाल सकते, समझा नहीं मैं। इस फॉर्मेट से निकल जाएगा, फिर माथापड़ी हो जाएगी। निकल तो जाएगा पर फिर इसमें क्या होगी, दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए दिक्कत क्यों करते हो जब ट्रिक पता है तो। चलो इधर एक प्रश्न लिखो, एक लास्ट प्रश्न और लिख दो, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हो। यहां कोई दिक्कत इस प्रश्न में? बेटा कर्मचारी चयन बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है, अगर वो रिपीट करे तो सीधा ही कर दे, नहीं तो इसकी 1 की जगह इस बार क्या कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, तो उत्तर बदल दे क्या, बस और कुछ नहीं होगा, तरीका यही होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ऐसा प्रश्न आ सकता है,
क्योंकि बोर्ड ने पूछा हुआ है। और ऐसे प्रश्नों को आप अगर करोगे तो चंद सेकंड में उत्तर दे दोगे देखते ही, समय भी बचेगा आपका, समझेंगे। और नहीं तो बोले 1 2 2 1 करते रहो, कभी उत्तर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट एक प्रश्न और लिख दो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखो, एक शुद्ध लंबे पादप का संकरण, एक शुद्ध लंबे पादप का संकरण, एक शुद्ध लंबे पादप का संकरण अशुद्ध लंबे पादप से करवाया जाए। अशुद्ध से करवाया जाए तो उसकी F1PD में, तो उसकी F1PD में कितने प्रतिशत, F1PD में कितने प्रतिशत शुद्ध लंबे पादप प्राप्त होंगी? कितने प्रतिशत शुद्ध लंबे पादप प्राप्त होंगी, ये मैंने पूछा है, बताओ। सॉल्व करो, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं है। तरीका मैंने आपको बता रखा है। 75% आएंगे, मुझे याद ही नहीं, मैंने मन से दिया है। पहली बात तो क्वेश्चन मैंने मन से फॉर्मेट किया, मुझे तरीका बताना है। एग्जामिनर कुछ भी दे दे, दोनों शुद्ध लंबे दे दे, दोनों अशुद्ध लंबे दे दे, एक शुद्ध एक बोना दे दे, समझे ना आप। एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, मैंने तो सिर्फ मन से फॉर्मेट करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया है। F1PD 1 ही तो पूछा मैंने, क्या लिखा देखो, F1PD में प्रश्न में लिखा, देख भाई प्रश्न देख, $50 आएगा। मैं फिर कहता हूं, मैंने सिर्फ प्रश्न मन से फॉर्मेट किया है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका तरीका चेक करना है, क्योंकि जरूर थोड़ी एग्जामिनर ये कि यही देगा। चलो इधर सॉल्यूशन मैं करवाता हूं, आपने कर दिया होगा ऐसे मुझे उम्मीद है। ईमानदारी से किस किस ने इस प्रश्न को सॉल्व किया या करने का प्रयास किया, उत्तर आए नहीं आए सब बात की बात है। बेटा प्रयास जरूर करना, गलती होगी तो बोर्ड पे चेक होगी, और चेक गलती होगी तो वापस दोबारा नहीं होगी। गलती से मत डरो, जिंदगी में कहीं जीत होगी कहीं हार होगी, कई बार टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कई बार कम भी आएंगी। तो याद रखना, जिंदगी में अभी कहीं हार होगी कहीं जीत होगी, तो आपकी जिंदगी में कहीं हार बाकी है कहीं जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां से चलेंगे अब हम नई मंजिल के लिए। प्यारे मित्रों, ये तो अभी ये किताब का पढ़ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ध्यान रखना। इसलिए मेहनत करना, कोशिश करना, हार जीत तो होती रहेगी। इधर देखो, इधर उधर नहीं, इधर। मित्रों, मैंने जब कोचिंग लाइफ में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पढ़ाने का अवसर इस शर्त पे मिला कि एक बैच था आर्मी का, प्रमोशन बैच, आर्मी में लगे हुए बच्चों का, और वहां पर एक टीचर मैथ पढ़ाने के लिए पढ़ानी थी, और वो पढ़ानी थी इंग्लिश मीडियम में, और वैसे टीचर मिल नहीं रहे थे। तो एक किसी ने मेरे को कहा, मैंने कहा इंग्लिश में, क्या इंग्लिश, ठीक है ना। और इस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो बताओ, हाँ पढ़ाया तभी तो आपके सामने हूं। इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाने की शुरुआत की है और फिर वापस हिंदी में आ गया हूं। ये अपनी एबिलिटी पे निर्भर करेगा। और याद रखना, उस समय अगर मैं ये कह देता यार इंग्लिश में कौन माताफोड़ी करेगा, बेटा मैं तुरंत गया सेकंड हेड बुक, यहाँ जालूर गेट आया,
एक डिक्शनरी ली, फिर मैंने कहा कौन सी किताब पढ़ानी है, उसका हिंदी वर्जन लिया, उसी का इंग्लिश लिया, दोनों घर लेके गए, हिंदी में पढ़ा ये, इसका इंग्लिश पढ़ा ये, फिर दोनों मिक्स करके अपनी भाषा, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ये ले। और फिर मैंने पूरा अच्छे से एक पेज तैयार किया, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी दोनों। फिर जाके दूसरे दिन ये लो, फिर वापस तीसरे दिन ये, फिर वापस ये, तब जाके यहाँ आया। और उसी दिन में कहते थे यार इंग्लिश मेरे को तो आती ही नहीं है। मेरे को कौन सी आती थी, मैं भी तो सरकारी स्कूल में गांव से पढ़ के आया हूँ, 12वीं पास, गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। वहाँ तो इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी पूरी नहीं आती है। तो मेरे कहने का मतलब अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो आज आपके सामने या नहीं होता, कहीं और होता तो जरूर, ये ध्यान रखना। चलो इधर, तो नेक्स्ट, चुनौती को हमेशा क्या करना है, स्वीकार। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे उसके लिए अपन को रात काली करनी पड़ जाए तो करेंगे, बट हार नहीं मानना। तो इस प्रश्न में क्या दिया मुझे बताओ, पहला बताओ कैसा पादप दिया, शुद्ध लंबा, और शुद्ध, अच्छा अशुद्ध दिया, अशुद्ध क्या दिया, ये भी लंबा ही दिया। बताओ शुद्ध लंबा का जीन प्रारूप क्या होगा, दोनों बड़े, अशुद्ध का क्या होगा, बड़ा छोटा। ये तो क्लियर है। अब इसको इससे भिड़ाओ, तो दोनों अलग करो, एक बार ये टी टी, फिर बेटा ये टी टी, फिर ये टी टी, फिर ये टी टी, ये आया। पूछा क्या, शुद्ध लंबे पूछा, तो क्या पूछा, शुद्ध लंबे। अब बताओ शुद्ध लंबे कौन कौन होगा, 1 और 2, तो ये हो गए 2, टोटल कितने हैं, इंटू 100 कितना % हुआ बेटा, 50। ये उत्तर होगा, नोट कर लो। समझ में गया कैसे करना है, कुछ भी दे सकता, शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने हैं। क्या कह रहे हैं, F2 में कितना आएगा, मुझे क्या पता है, F2 तो करेंगे तब होगा, मुझे नहीं याद है। फिर मैं कहता हूँ मैंने मन से बनाया है, निकाल के बता सकता हूँ, मुझे याद नहीं है, और मैं कभी रट के नहीं जाऊंगा। क्यों कर रहे हैं, इतना तक कर ले बेटा। अरे F2 PD में किसको लेंगे, इसको और इसको, और ये इसको लेते ही कौन सा हो जाएगा, वापस ये, तो वापस 50 मिलेगा। 75 कैसे मिलेगा, वापस 50 मिलेगा। अब F2 PD में किसको लोगे, यहां तो 4 आ रहे हैं, वो भी तो देना पड़ेगा। किसको लेगा, दोनों शुद्ध लंबे को, दोनों शुद्ध बोने को, एक शुद्ध लंबा एक बोना, 4 में से किसको लेंगे, ये तो देना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे F2 PD निकाल दोगे भाई। इनके संतति में क्या क्या पादप आया, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अब भाई साहब कह रहे सर F2 PD का लक्षण प्रारूप क्या होगा या जीन प्रारूप क्या होगा, तो मैं भाई साहब से कहना चाहता हूं कि F2 PD किसकी, दोनों अशुद्ध शुद्ध की, या दोनों शुद्ध की, या दोनों अशुद्ध की। तो 4 संतति आ रही है ना, 4 में से भिड़ेंगे तो 2 को ही, कौन सी को भिड़ाओगे उस पर निर्भर करेगा। आप कह दो अशुद्ध और शुद्ध, तो यही हो गए माँ बाप जैसे, वापस तो वापस 50-50। तो निर्भर करेगा प्रश्न क्या देता। मैं ये तो कह रहा हूं रटना मना है, जैसा एग्जामिनर कहे वैसा आगे बढ़ो। समझ गए, बढ़ो आगे। तो बताओ इसमें मैं प्रश्न पूछ लेता, बताओ शुद्ध बोने पादप कितना % प्राप्त होंगे, तो क्या उत्तर होता, शुद्ध बोने 0 उत्तर होता। यूं नहीं कि होगा ही नहीं, उत्तर होगा ऑप्शन में 0%। ये भी ध्यान रखना, शून्य मिलेगा या इनमें से कोई नहीं मिलेगा, ये भी मिल सकता है। तो निर्भर करेगा, मैं फिर कहता हूं, कंडीशन पर। कभी भी रट के जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बढ़ो आगे। तो नेक्स्ट लिखो बैक क्रॉस। अगला एक नोट लिखो, बैक क्रॉस। नोट करके लिख दो, हाँ नोट लिख दो, आज लिखा ही नहीं वैसे। नोट में लिखो बैक क्रॉस, BACK।
बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, संकर पूर्व संक्रोच बोलते हैं। जैसे बैक क्रॉस ज्यादा याद आसानी से रहेगा। बैक क्रॉस क्या होता है मैं समझा देता हूं, देखते आपको समझ में आता है या नहीं है, तो समय बताइएगा पहले कैसे कह सकता हूं। इधर मेंडल के एकल संकरण, एकल संकरण में क्या था बेटा? टी 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 टी। इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रभावी जनक। ये प्रभावी था नहीं था बेटा? और ये क्या था? अप्रभावी जनक। मेंडल के एकल संकरण की F1PD, बताओ इसकी F1PD क्या थी? इसकी F1PD क्या आई रे? अरे यही आई कि नहीं आई? बताओ ये एकल संकरण हुआ कि नहीं हुआ? और उसकी F1PD मिली कि नहीं मिली? मिली। तो मेंडल के एकल संकरण की F1PD का संकरण इसके जनक से करवाना कहलाता है बैक क्रॉस। वापस पीछे जाना हो गया ना बैक। मेंडल ने जब एकल संकरण करवाया तो उसकी जो संतति प्राप्त हुई उसमें से कुछ पौधों को क्या किया? वापस संकरण करवा दिया। किसके साथ? इसके जनक के साथ। तो वापस बैक गया कि नहीं गया? तो नाम दे दिया बैक क्रॉस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बैक क्रॉस क्या होता है। मेंडल के एकल संकरण के F1PD का क्रॉस उसके जनक से करवाना क्या कहलाता है मित्रों? बैक क्रॉस। तो बताओ बैक क्रॉस क्या है? याद हो जाएगा। वापस पीछे जाना और क्रॉस किसके साथ करवाना? पेरेंट्स से। अब यही क्रॉस प्यारे मित्रों अगर प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए, इन दोनों को करवाया जाए तो कहलाएंगे आउट क्रॉस। क्या नाम दे देंगे? आउट क्रॉस। और बेटा यही क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? अप्रभावी जनक के साथ। तो इसको नाम दे देंगे टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। प्रभावी क्योंकि जनक भी कितने हैं मित्रों? दो। तो आप किसके साथ करा रहे? पहले तो बैक क्रॉस क्या है? मेंडल के एकल संकरण की F1PD का क्रॉस अपने जनक से करवाना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। यही अगर प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो आउट क्रॉस, और अप्रभावी जनक के साथ करवाए जो टेस्ट क्रॉस। कोई दिक्कत? लिखा दूं? लिखो, लिखो बैक क्रॉस। लिखो मेंडल के एकल संकरण के, मेंडल के एकल संकरण के, मेंडल के एकल संकरण के, एकल संकरण की संतति का लिखो, एकल संकरण की संतति का क्रॉस, संतति का क्रॉस संतान। संतति मतलब क्या हो गया? डॉटर, संतान, और जनक मतलब हो गया पेरेंट्स। क्या बोला मैंने? एकल संकरण की संतति का क्रॉस उनके जनक के साथ करवाना, उनके जनक के साथ करवाना, जनक के साथ करवाना बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस कहलाता है यदि बैक क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, यदि बैक क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे, यदि बैक क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे आउट क्रॉस, तो इसे आउट क्रॉस, तथा अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है
तथा अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। प्रभावी के साथ करवाएंगे तो क्या नाम देंगे बेटा? आउट। और अप्रभावी के साथ टेस्ट। ये हल्का सा हिंट बना लो ताकि पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। ये सीधा हिंट लिख दो ताकि थ्योरी नहीं पढ़नी पड़े। तो बेटा बातों ही बातों में आपका मेंडल भी हो गया है, सिर्फ इसके नियम शब्दों में लिखा नहीं रहे। नियम तो बना दिए हमने, प्रभाविता शब्दों में लिखा देता हूं, फिर मेंडल आपका पूरा हो गया ना। मेंडल प्रयोग हो गए, नियम हो गए, शब्दावली हो गई, यही था मेंडल के अंदर। जन्मदाता हो गई, डायरी पूरी लिख दी, कुंडली हो गई है, पात्रों के नाम हो गए, गांव हो गया, शहर हो गया। अब याद तो आपको रखना पड़ेगा। कर लोगे याद? बढ़ो आगे। तो लिखो साहब मेंडल के नियम, तीनों नियमों को शब्दों में थोड़ा सा लिखा देता हूं। मेंडल के नियम लिखो। नंबर 1 कौन सा नियम है भाई? पहला लिखो प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम लिखो। लिखा सबने प्रभाविता का नियम? लिख दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब जोड़ी के दोनों कारक, इस नियम के अनुसार जब जोड़ी के दोनों कारक आपस में, जब जोड़ी के दोनों कारक आपस में अलग अलग होते हैं, जब जोड़ी के दोनों कारक आपस में अलग अलग होते हैं तो अलग अलग होते हैं तो जोड़े का केवल, तो जोड़े का केवल एक ही कारक, तो जोड़े का केवल एक ही कारक अपना लक्षण प्रकट करता है। जोड़े का केवल एक ही कारक अपना लक्षण प्रकट करता है। जो लक्षण प्रकट करता है, जो लक्षण प्रकट करता है उसे प्रभावी, जो लक्षण प्रकट करता है उसे प्रभावी तथा जो लक्षण प्रकट नहीं करता, तथा जो लक्षण प्रकट नहीं करता उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। अर्थात प्रभावी की उपस्थिति में, अर्थात प्रभावी की उपस्थिति में, प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी कभी भी
अप्रभावी कभी भी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकता। प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी कभी भी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकता। ये किसने कहा मित्रों? मेंडल। इधर देखो बोर्ड पे, बताओ आपको कौन सा नियम पढ़ा रहा हूं? प्रभाविता का नियम। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता का नियम कि जब भी दो अलग अलग होंगे तो एक लक्षण बताएगा, दूसरा लक्षण नहीं बताएगा। बताने वाले को कहेंगे प्रभाव प्रकट करने वाला प्रभावी, नहीं को कहेंगे अप्रभावी। यही है प्रभाविता। इधर इसका अपवाद है मित्रों, एक्सेप्शन। कौन बता सकते हो इसका अपवाद कौन है? इनकम्प्लीट डोमिनेशन। एक तो क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, और एक है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? इसकी खोज किसने की? खोज की थी कॉल कॉरेंस ने। किसने की सर? किसमें की? किस पादप में की? मिराबिलिस जलापा में। किस पादप में? मिराबिलिस जलापा, जिसको क्या बोलते हो? फोर्थ क्लॉक प्लांट। क्या की? इधर देखो, अच्छे से देखना, समझना, और फिर मैं आपको कोई दिक्कत आए तो पूछना। मिराबिलिस जलापा का पादप लिया, और मित्रों इस पादप के अंदर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके लाल कलर के, क्या लिया इसमें? लाल पुष्प। क्या लिया बेटा? लाल पुष्प। और दूसरा क्या लिया? सफेद पुष्प। तो एक पादप लिया लाल पुष्प वाला, एक पादप लिया सफेद पुष्प वाला। लाल वाला था मित्रों ये, और सफेद वाला था मान लो ये। ठीक है, एक प्रभावी और अप्रभावी। इनका आपस में क्या करवाया? संकरण। तो इसको क्या मिला? आर, ये मिला जीन। तो बताओ इस पादप का लक्षण प्रारूप आपके हिसाब से नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? ये पादप के फूल कैसे होंगे? लाल होने नहीं होंगे, लेकिन हुए कैसे? गुलाबी। ये नया कारक आ गया, तो मेंडल का नियम क्या हो गया? फेल। तो यहां से ह्यूगो ड्यूबिन ने कहा कि लाल पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, कुछ लक्षण सफेद भी बता देता है, दोनों। तो इसलिए कैसा रंग आ गया? गुलाबी। ये है अपूर्ण प्रभाविता, पूरी तरह से प्रभाविता नहीं होना। लिखो अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद लिखो, अपूर्ण प्रभाविता। खोज कॉल कॉरेंस मिराबिलिस जलापा में। खोज लिखो साहब, कॉल कॉरेंस ने की, और किस में की? मिराबिलिस जलापा में। हुक्म नाम है इसका, अन्य नाम। इसी को कहा जाता है फोर्थ क्लोक पादप। किसको बेटा? मिराबिलिस जलापा को। अब ये मत कहना पादप कैसा होता है, मैं पकड़ के नहीं ला सकता। ज्यादा आपको देखना हो, जब फ्री हो तब गूगल पे सर्च कर दो,
इसकी पिक मिल जाएगी अथवा आपको ऑन स्पॉट। आजकल थोड़े स्मार्ट बनो, हो ना स्मार्ट तो आप लोग, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया करो, केवल इंस्टा फेसबुक चलाने में मत करो। बढ़ो आगे, तो लिखो दूसरा अपवाद। एक तो अपवाद क्या लिखा, अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा लिखो बेटा सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। दूसरा अपवाद लिखो, दो अपवाद है इसका, पहला हो गया अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा लिखो सहप्रभाविता। सप्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसका विशेष खोजकर्ता नहीं लिखना, सीधी इसकी क्रिया लिखनी है, क्या होगा। लिखो सहप्रभाविता, देखो इसमें जोड़ी के दोनों कारक, इसमें जोड़ी के दोनों कारक समान रूप से, जोड़ी के दोनों कारक समान रूप से लक्षण प्रकट करती है, बराबर समान रूप से लक्षण प्रकट करती है, समान रूप से लक्षण प्रकट करते हैं। दोनों कारक समान रूप से करेंगे, बराबर। उदाहरण, मनुष्य का ए बी रक्त समूह, ए और बी बराबर हुआ तब तो ए बी हुआ। देखो उदाहरण, मनुष्य का ए बी रक्त समूह, ए बी ब्लड ग्रुप। बताओ बेटा ए बी रक्त समूह बराबर होगा कि नहीं होगा। दोनों लक्षण बराबर किया तभी तो ए और बी आया। एक भी आधा अधूरा करता तो एक ज्यादा हो जाता, केवल ए होता या केवल बी होता, अगर मेंडल के नियम के अनुसार तो। पर नियम यहाँ पर क्या हो गया इसका, फेल। तो ये हो गए दो अपवाद है बेटा, किसके, प्रभाविता नियम के। प्रश्न सीधा इतना भी आ सकता है, निम्न में से कौन प्रभाविता नियम का अपवाद है। उदाहरण, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बैक, ऐसे भी कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब लिखो बेटा दूसरा नियम, कौन सा, युग्मक पृथक्करण का नियम। जरूरी थोड़ी है, कहीं से भी आ सकता है बेटा, चांसेस बनते हैं अपवाद से आने। हाँ ये नियम है बिल्कुल, इसमें बाद में खोजा रहे, मेंडल तो मर गया, बाद में वैज्ञानिक आके कह रहे यार मेंडल ने कुछ गड़बड़ कर दी, सप्रभाविता में तो प्रभाविता रहती नहीं है, तो कहते हैं ये अपवाद कर लो, अलग लिख दो कि इसमें विशेष अलग होता है। समझ गए ना, कोई नियम देके चला जाता है और फिर बाद में कोई कहता है कि ये नियम यहाँ पास नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं कि कई जगह पास हुआ लेकिन एक जगह पास नहीं हुआ, इसलिए इसको लिख दो अपवाद। इसमें याद रखना है, साइंस में जब किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता है, फैक्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या कह देते हैं, ये अपवाद है बेटा, इसको याद रख लो, इसमें ऐसा होता है। यूं अपवाद किसको बनाए, जो नियमों का पालन नहीं करे। कहते ना क्लासों में कहीं अपवाद है, क्योंकि हमने कहा बीच में नहीं बोलना, बोलूंगे मैं तो बोल भाई, मेरे कहने मतलब उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, नियम का पालन नहीं करने वाला। नेक्स्ट, तो ये नियम का पालन नहीं करने वाले भाई, तो अपवाद कह दिया भाई, अब यह नियम क्या हो गया, फेल। नेक्स्ट लिखो, युग्मक पृथक्करण का नियम। युग्मक पृथक्करण का नियम, गैमेट फॉर्मेशन। बोलो क्या बोलूं, लिखो, मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार युग्मक निर्माण के समय, मेंडल के अनुसार मेंडल के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जोड़ी के दोनों कारक, जोड़ी के दोनों कारक,
जोड़ी के दोनों कारक। युग्मक निर्माण के समय, नहीं लिख दिया ना, मेंडल के अनुसार युग्मक निर्माण के समय जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। बस ये हो गया आपका युग्मक पृथक्करण, गैमेट अलग अलग होना। नेक्स्ट तीसरा नियम लिखो, स्वतंत्र अफ्यून का नियम। फ्री, स्वतंत्र, स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। स्वतंत्र, आगे वही जो मैं लिखूंगा, स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। लिखो, मेंडल के अनुसार जब एक साथ दो जोड़ी लक्षणों की, जब एक साथ दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का, दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो भी प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रकट करता है। प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रकट करता है, तो इसको क्या नाम देंगे? स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। नेक्स्ट, तीनों नियम हो गए ना, तो लिखो नोट। नोट, नोट के अंदर एक शब्द लिखो बेटा, पैलियोट्रोपिक जीन। पैलियोट्रोपिक जीन। देखो इधर बेटा, सामान्यतः एक जीन हमेशा एक लक्षण का नियंत्रण करती है। सामान्यतः एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित, जैसे लंबेपन की लंबापन किया, बोनेपन वाले ने बोनेपन के किया, पीले वाले ने पीले किया, गोल वाले ने गोल किया, झुर्रीदार वाले ने झुर्रीदार। यानी कि सामान्यतः एक जीन कितने कारक को कंट्रोल करेगी, नियंत्रण लक्षण को? एक। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जीन्स होती है मित्रों जो एक साथ एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है, उसको कहा जाता है पैलियोट्रोपिक जीन। तो ये शब्द आपको आना चाहिए, समझ गए ना? कई बार शब्द आ जाते हैं पैलियोट्रोपिक, क्या? क्योंकि आपके साथ लिखा हुआ है आनुवांशिक शब्दावली, तो आनुवांशिक में उपयोग लिए जाने वाले शब्दों को आपसे पूछा जा
सकता है। तो एक लाइन लिख दो, इसी में परिभाषा लिख दो इसकी। ऐसी जीन जो एक से ज्यादा, ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों की, एक से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का नियंत्रण करती है। एक से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करती है। ऐसी जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का नियंत्रण करती है। मैंने क्या बोल दिया? अध्ययन बोल दिया क्या? सॉरी शक्तिमान, मेरा शब्द वापस दे दो। लिखो नियंत्रण करती है। नहीं दे सकते? अब भाई निकल तो गया मेरे मुंह से, हालांकि मेरा मकसद तो नियंत्रण ही बोलना था, पता नहीं कैसे निकला, ध्यान इधर उधर हो गया ना। हाँ, इधर उधर नहीं, इधर। एक शब्द और लिखो बेटा, फिनोकोपी। लिखो फिनोकोपी। फिनोकोपी, बताओ फिनोकोपी क्या होता है? फिनोकोपी लिखो। अरे 5 मिनट लिख दे यार। लिखो, जब दो अलग अलग जीन, दो अलग अलग जीन अलग अलग वातावरण में, जब दो अलग अलग जीन अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीन अलग अलग वातावरण में एक समान लक्षण प्रकट करे। जब दो अलग अलग जीन अलग अलग वातावरण में एक समान लक्षण प्रकट करे तो वे आपस में फिनोकोपी कहलाती है। तो वे आपस में फिनोकोपी कहलाती है। क्या कहलाएगी मित्रों? फिनोकोपी। कैसे? देखो ऐसे। देखो मित्रों, ये एक जीन है जो हमने एक पादप को रोपा कहीं, मान लो कहीं और एक को हमने दूसरी जगह रोपा, जो इसका जीन प्रारूप ये है। अब बताओ, दो अलग अलग जीन है कि नहीं है? अलग अलग वातावरण है कि नहीं है? लेकिन इसका पादप कैसा होगा? उगने पर लक्षण कैसा आएगा? लंबा पादप। और इसका कैसा आएगा? लंबा पादप। अरे उगने पर लंबा होगा कि नहीं होगा? तो दोनों जीन एक है या अलग अलग? ये दोनों एक है या अलग अलग? वातावरण भी अलग अलग, और लक्षण क्या हुआ? एक। तो ये आपस में क्या कहलाएगी? फिनोकोपी। लिख दो जैसे। कैसे? लिखो ऐसे। हाँ हाँ, क्या हो गया तेरे को? अब ये नहीं बताऊंगा। 1 घंटा पहले की बात वापस, तू तो पीछे घूमता है कि आगे समझते ही नहीं है क्या?
1 घंटा पहले अच्छे से बताया और 3 बार पूछा, आगे चलो। हाँ, अब मुझे नहीं पता क्या प्रश्न दान किया था। नहीं देख सकता बेटा, तेरे एक के लिए प्रश्न मिलो। प्रश्न प्रॉब्लम होगी ना आपकी तो क्लास के बाद बात करो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट लिख दिया होगा ये चीज। लिखो एक व्युत्क्रम क्रॉस, अगला शब्द रेसिप्रोकल क्रॉस। नहीं लिखो, अगला लिखो। युग्मक में नियम है ही नहीं अपवाद पृथक्करण के। तो अगला लिखो, क्या बोल रहा था मैं, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्रॉस। तीसरे का है संलग्नता, लिंकेज, वो कल लिखा दूंगा। दूसरे का कोई अपवाद नहीं है। लिखो व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम। देखो मित्रों, एक ही पुष्प को या एक ही पादप को लिखो, एक ही पादप को पहले नर के रूप में उपयोग लेना, एक ही पादप को पहले नर के रूप में उपयोग लेना, नर के रूप में उपयोग लेना, तथा बाद में उसी पादप को, तथा बाद में उसी पादप को मादा के रूप में उपयोग लेना, उसी पादप को मादा के रूप में उपयोग लेना, अर्थात लिंग बदलकर क्रॉस करवाना, अर्थात लिंग बदलकर क्रॉस करवाना, लिंग बदलकर क्रॉस करवाना क्या कहलाएगा मित्रों, क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। देखो साहब, व्युत्क्रम क्रॉस कहलाता है। भाई एक पादप लिया, पहले एक के ले लिए परागण काम में और दूसरे पादप से संकरण करा दिया। अब उस पादप के इस बार इस पादप के परागण काम में ले लिया, इससे संकरण करा दिया। तो पहले ये नर था, ये मादा हो गया, अब इसका नर भाग, इसका मादा भाग, तो लिंग बदल दिया हमने आपस में, उपयोग लेने का तरीका बदल दिया। तो ये हो गया मित्रों आपका कौन सा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। और वे पुष्प द्विलिंगी है, तो एक पुष्प के नर युग्म काम में लिए और एक के मादा युग्म काम में लिए, तो नर काम में लिए वो कैसा पुष्प हो गया, नर के रूप में हुआ। और इस बार इसके मादा युग्म और इसके नर युग्म काम में ले लिए, तब ये जो नर में ला वो मादा के रूप में उपयोग में आ गया। तो एक का क्या काम में लेना, परागण, और दूसरी बार क्या काम में लेना, अंडाणु। तो ये हो गया व्युत्क्रम क्रॉस। इससे आगे पढ़ेंगे कल।